वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमने बातचीत की आबिद सुलैरी साहब से। दुनिया के अंदर देयर इज़ रन इन द कमोडिटी प्राइसेस। पाकिस्तान जो है सबसे बड़ा इस रीजन का कहना चाहिए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इंपोर्टर है, और पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सबसे बड़ा किरदार अगर होता है तो वो हमारे पेट्रोल के बिल का होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बिल का होता है। सो दुनिया में इस वक्त जो चैलेंज है वो ये है कि अमेरिका की हेजेमनी को 3-4 ममालिक मिल के चैलेंज कर रहे हैं। चाइना इस गेम में पहले अकेला था, अब उसके साथ रशिया शामिल हो गया, और इसके बैकग्राउंड में ये है कि अमेरिका ने यूक्रेन के ऊपर रशिया के अटैक के नतीजे में स्विफ्ट के सिस्टम से रशिया को बाहर किया, जिस पे फेडरल रिज़र्व के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि इस हरकत के नतीजे में दुनिया के अच्छे अच्छे ममालिक जो हैं वो अमरीकी टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज़ हैं उनके बनाए हुए निज़ामों से अपने आप को अलग करेंगे। बिकॉज़ पॉलिटिकल इशू के नतीजे में अगर कोई प्राइवेट कंपनी सैंक्शन लगाती है और वो उसको किसी निज़ाम से, स्विफ्ट जैसे निज़ाम से बाहर करती है, तो फिर दुनिया जो है वो पॉलिटिकली डिवाइड हो जाएगी और जो प्राइवेट कंसर्न है वो आज़ादी के साथ कारोबार नहीं कर सकेंगे। इसके नतीजे में 3-4 डेवलपमेंट्स हुई। हमने देखा कि सऊदी अरब जैसा जो मुल्क है वो पेट्रो डॉलर को छोड़ के रियाल में तेल की तजारत पे राज़ी हो गया, और दुनिया में ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि डॉलर में अगर कुव्वत है तो वो चूँकि तेल की तजारत डॉलर में होती है तो वो पेट्रो डॉलर की वजह से। दूसरी चीज़ ये हुई कि इंडिया ने ईरान के साथ डील की कि डॉलर के बजाय वो ईरानियन तुमन में तेल की तजारत करेगा। तीसरी चीज़, रशिया ने अपने तेल की तजारत के लिए डॉलर की जगह रूबल को पेश किया है, एंड नाउ रशिया एंड चाइना आर कंटेम्पलेटिंग, दे आर प्लानिंग कि डॉलर को छोड़ के लोकल करेंसी में तजारत को फ़रोग दिया जाए। सो 2030 तक जो ये बातें हो रही हैं कि दुनिया का जो गल्ला है यानी जो कंजम्पशन है, अभी 30% जो है वो एशिया के पास है, ये बढ़ के 70% हो जाएगी। यानी जो दुनिया की ताकत का टिल्ट है, इकनॉमिक पावर है, वो यूरोप से एशिया में आ जाएगा, और एशिया के ममालिक में अगर अवेयरनेस बढ़ रही है और वो लोकल करेंसी की तरफ जा रहे हैं तो इसका सीधा साधा इम्पैक्ट जो है वो डॉलर पे होगा। अब सुलैरी साहब ने इस बात को एग्री नहीं किया कि डॉलर की जो हेजेमनी और ताकत है वो यकसर और यकदम तौर पे ख़त्म होने जा रही है। ही एग्रीड कि डॉलर की जो ताकत है विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होगी, और पाकिस्तान चूँकि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और डॉलर डिनोमिनेटेड कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है, सो पाकिस्तान का जो निज़ाम है विल टेक अ वाइल टू गेट रिड ऑफ दिस डॉलराइज इकॉनमी, और दुनिया में जो डी डॉलराइजेशन होगी उसमें पाकिस्तान शायद आखिरी मुल्क होगा कि जो अपनी नेशन को इस चीज़ से आज़ाद कराएगा। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे नाजरीन, पाकिस्तान में ग्रोथ के लिए कौन सी चीज़ है। पाकिस्तान में जब लोग इंडस्ट्री की बात करते हैं, सनतकार जब वजारत सनत के पास जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें डॉलर चाहिए बाहर से इक्विपमेंट मंगाने के लिए। गवर्नमेंट उनके हाथ रोक देती है। गवर्नमेंट कहती है 12.5% सूद के ऊपर हम आपको बग़ैर मेहनत किए आपके पैसे के ऊपर पैसा देने को तैयार हैं, खुदारा हमसे डॉलर नहीं मांगे। कमोडिटी रन आया हुआ है, मुल्क के माशी हालात और ख़राब हो सकते हैं। सो आसिम ज़फ़र साहब से जानेंगे कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट के लिए क्या नहीं किया गया आज तक और क्या किया जाना चाहिए। आसिम ज़फ़र साहब, ओवर टू यू। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। पाकिस्तान में कब इसका रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और हमने कब ये सोचा कि हम एक्सपोर्ट में जाएंगे, और इंडिया जो है, इंडिया का आपने नाम लिया, इंडिया हमसे 20 साल पहले ये सोच चुका था, और उन्होंने सबसे पहले उसके लिए जाके MIT लेवल की 5 यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश करी इंडिया में, और लोगों को बाहर से लेके आए, और उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स को दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया, और वो एक साइकिल, लाइफ साइकिल बनी। उस लाइफ साइकिल ने इंडिया को बिजनेस दिया, और उसके बाद वो वहाँ से ग्रो की। उसके बाद पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है ये सेंस पैदा हुआ आज से कोई 30 साल पहले, 92 के अंदर,
जहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट को की बात करनी शुरू करी, तो हमने चैलेंजेस फेस किए काफ़ी कि हम कहाँ कहाँ खड़े हुए हैं। तो उस वक्त हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारे एजुकेशन सेक्टर बहुत वीक है। हालांकि सबसे हमारी जो पॉजिटिव चीज़ जो है वो है हमारी ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, यानी कि हमारे पास रिसोर्स जो हैं, बच्चे जो हैं टेक्नोलॉजी के लिए बहुत पैदावार है, उनकी कल्टिवेट करना है, उनको सही सिमत में लाने के लिए, और हमने ये 1992 से किया और उसके बड़े अच्छे नताज निकले अल्हम्दुलिल्लाह। और वही चीज़ अब कंटिन्यूशन में जा रही है। मगर अफसोस ये होता है कि हम किसी भी एक बज़ वर्ड के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। हमने उस आसिम भाई, मैं चाहूँगा पहले आप थोड़ा सा ये बता दें कि एक तो हमने इंडिया से तकरीबन कोई 15-20 साल बाद हम जागे। दे वोक अप बिफोर 80s, लेट 70s में वो जाग गए थे, और पाकिस्तान में दुनिया के 3 बड़े आईटी के उस वक्त के लोग आए और ज़िया साहब से उन्होंने कहा कि भाई हमें जगह चाहिए। तो उनको मायूसी हुई बिकॉज ज़िया साहब के पीए के पास ही वक्त नहीं था 1 हफ्ते तक। और फिर हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी ने कहा कि तुम ये कल आ जाओ, और उन्होंने नक्शा रखा मॉडर्न सिटीज़ का और कहा कि तुम उंगली रखो कि तुम्हें कहाँ पे जगह चाहिए। तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया, इनेबलिंग एनवायरनमेंट भी दिया। बट आफ्टर 10 to 15 years पाकिस्तान जाग गया था, और पाकिस्तान में 1992 में काम हुआ, और जिसमें आपने बताया कि एजुकेशन में मेन साइड के ऊपर लैकिंग फील हुई। आपको क्या 1992 और 22 में कोई फ़र्क नज़र आता है, या आज भी हम वही बातें कर रहे हैं कि हमें डायरेक्शन का नहीं पता, हम बज़वर्ड पे चल रहे हैं? आर यू हैप्पी एट द प्रेजेंट सिचुएशन? नहीं, इसमें 2-3 पॉजिटिव बातें हुई हैं। देखिए, पहले जो हमारा इशू था ना कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे पास पढ़े लिखे बच्चे कम थे, टेक्नोलॉजी इतनी अवेयरनेस बहुत कम थी, हमारे पास डायरेक्शन नहीं थी। और दूसरा एक इशू जो अब तक चला आ रहा है वो ये है कि आज तक हम आईटी तो कहते हैं, हमें आईटी के जड़ में जाने की सोचते ही नहीं कि टेलीकॉम एक इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री है, ठीक है, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग एक इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री। ये 3 इंडस्ट्रीज अलग अलग है। हमने इन तीनों को मर्ज करके एक मिनिस्ट्री बना दी, जिसकी वजह से इस आज तक पाकिस्तान जो है वो उसी साइकिल में घूम रहा है कि जहाँ पे वो ना तो टेलीकॉम को तरक्की दे सक रहा है, जहाँ पे आपके मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में हो सकती थी, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में पाकिस्तान में लग सकते थे, तो आपकी कंजम्पशन प्लान जो है, जो हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो उनमें बेरोज़गारी यानी कि पिछले 20 साल के अंदर इतनी बेरोज़गारी हुई है कि कोई सोच है। उसकी वजह ये थी कि कंजम्पशन प्लान ही नहीं था हमारे पास कोई। हमने हाइप क्रिएट करी, आईटी करके बज़वर्ड यूज़ किया, बच्चों ने पढ़ा लिखा, मगर उनको जॉब्स नहीं मिली। उसकी वजह ये थी कि इंडस्ट्रीज़ हमारे पास अभी तक भी डिक्लेयर नहीं हुई हैं। और मैंने लास्ट टाइम भी आपसे रिक्वेस्ट की, बल्कि मैंने हर फोरम पे ये कहा है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की मुख्तलिफ जगहों फोरम पे, कि भाई जब तक आप इंडस्ट्री डिक्लेयर नहीं करेंगे तो स्पेसिफिक लोग बैंक्स उसको मतलब फंडिंग करेंगे, उसके तरीक़ार बनाएंगे, प्रोसेस बनाएंगे। हम इंडस्ट्री ही का लफ्ज़ जो है हम कहते ज़रूर, इंडस्ट्री है ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि 3 जगह इंडस्ट्री बनी होती तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स हैं, हमारे पास जो जहन रखते हैं हार्डवेयर के लिए, जो जहन रखते हैं सॉफ्टवेयर के लिए, वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होकर काम करते और बहुत तेज़ी के साथ हम मूव करते। और हमारे जो पड़ोसी मुल्क ने उसने ये 1977 से पहले डिक्लेयर कर चुका था। ये आज इस बात को 30-35-40 साल हो गए और हमने अभी तक उसी एक चीज़ के पीछे हम लोग चल रहे हैं कि ये आईटी, मगर आईटी को समझने को तैयार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब अल्हम्दुलिल्लाह आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा बड़ा वीक था। हमारे पास कोई एक सेटेलाइट भी नहीं थी, हमारे पास सबमरीन भी एक हुआ करती थी। आसिम भाई, मैं आपको रोकूंगा बिकॉज वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। बातचीत का सिलसिला आसिम ज़फ़र के साथ यहीं से शुरू करेंगे, बट राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। तो आसिम भाई, आप बताएं, व्हाट वर यू सेइंग? अच्छा, अब इशू ये है सानी भाई कि इंफ्रास्ट्रक्चर माशाल्लाह से पाकिस्तान का बहुत अच्छा बन गया है। यानी कि अब हमारे पास, हम
खुशी से कह सकते हैं कि बीपीओ का बिज़नेस हमने, यानी कि अब एक कॉल सेंटर का बिज़नेस जो दुनिया में बहुत ज़्यादा जिससे आपके पैसे रेवेन्यू आता है वो आप कर सकते हैं, बड़ी स्पेसिफिक चीज़ है। और आपके पास अब इंफ्रास्ट्रक्चर है, मगर अनफॉर्चुनेटली अब हमारी मार्केटिंग नहीं। उस ज़माने में हमने बड़ी कोशिश की थी गवर्नमेंट के साथ मिलकर कि भाई आपकी जो एम्बेसीज़ हैं वहाँ पे आप जो आपके कमर्शियल कॉन्सुलेट जनरल उनको ट्रेन करें कि वो वहाँ पे पाकिस्तान को कैसे बेचेंगे। अब हमने उसको बेचने के लिए हमने एक इदारा बनाया पाकिस्तान में, मगर वो अफसोस मुझे ये होता है कि वो अपने आर्किटेक्चर ऑफ मेमोरेंडम पढ़ें तो उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हैं उससे बहुत आगे की और आगे दाएं बाएं की हम बात कर रहे हैं, फोकस ही नहीं है। तो कॉन्सुलेट जनरल जो हमारे कमर्शियल कॉन्सुलेट जनरल्स हैं अब दुनिया में, उनकी ये जॉब होनी चाहिए। या आईटी एम्बेसडर हमने एक तौहीद साहब थे, मैं नाम में ले रहा हूँ, जिनको सिंगापुर में हमने तैनात किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, और उसका बड़ा एडवांटेज मिला। मगर उसके बाद जब गवर्नमेंट, तो हमारे जो गवर्नमेंट शफल होती है तो वो जो अच्छे काम होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। अब ना तो हमारा इंडस्ट्री अब तक हम बना सके, ना ही हमने अपने एम्बेसडर्स नहीं बना सकते। तो मैं कहता हूँ कमर्शियल कॉन्सुलेट्स को ट्रेन कर दें कि जो जाके आपके लिए शोकेस बनाए, वहाँ पे आपकी इमेज बिल्डिंग करें, आपको बेचें, तो आप जाएंगे। अभी हम जाते हैं, सिर्फ एग्जीबिशंस होती हैं दुनिया में जो कोई और लोग कर रहे होते हैं, वहाँ पे जाके हम सस्ते स्टॉल ले लेते हैं, डेलीगेशन लेके जाते हैं। उस छोटे से अरसे में हम अपने आप को बेच नहीं सकते। तो लोगों को बेचने के लिए आपके जो कमर्शियल काउंसलर को बहुत एक्टिव होना पड़ेगा, एक्टिवली मूवमेंट करनी पड़ेगी, आपको बेस लाइन अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त ह्यूमन कैपिटल है, उसको यूटिलाइज़ करें। दूसरा ये, कभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जी हम टैक्स फ्री कर देंगे फ्रीलांसर्स के लिए, बहुत अच्छी बात है। मगर इशू ये है कि इस वक्त स्टेट बैंक के पास जो रेमिटेंस आता है वो सिर्फ डिक्लेयर्ड रेमिटेंस आता है, जो कि रजिस्टर्ड कंपनीज करा रही हैं। इंडिविजुअल्स को तो अभी अवेयरनेस ही नहीं है कि जी उनको किस तरह से कंपनी बनानी है, अकाउंट कैसे खोलना है, कैसे काम करना, वो एक सेशन अलग होना चाहिए। दूसरे ये कि वो अभी आप काउंटिंग, वो स्पेकुलेशन हम नंबर्स दे के ना दुनिया को और अपने आप को खुश कर रहे होते हैं, वो ट्रू पिक्चर आपके पास अभी है ही नहीं। तो ट्रू पिक्चर लेने के लिए आपको उनको लाना पड़ेगा, उनके अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे, उनकी कंपनीज बनानी पड़ेंगी। उस इंक्यूबेटर के अंदर आप जब उनको लेके आएंगे और पैसा स्टेट बैंक के थ्रू आएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि आप वेयर यू स्टैंड। दूसरे ये कि ये इंडस्ट्री मैंने आपको बताया, एजुकेशन का मैंने आपको बताया, और अभी भी जो हम करने जा रहे हैं काम, हमारे जो कोर्सेज़ हैं, जो दूसरा बड़ा फुकदान ये हो रहा है इस वक्त हमारे यूनिवर्सिटीज़ में कि जो बच्चे वहाँ से टॉप ग्रेड में पढ़ते हैं उनको इंडस्ट्री में जिनको जॉब नहीं मिलती वही उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि वो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ नहीं होते, और बच्चों में एजुकेशन तो मुंतकिल होती है मगर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मुंतकिल नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा वो है डिलेमा है। हमने इसके लिए अभी कोशिश की कि मैंने 5 साल इंक्यूबेटर चलाया यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और टीचरों को भी इन्वॉल्व किया कि भाई इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लेंगे तो बच्चों को आप इंडस्ट्री एक्सपीरियंस दे सकेंगे। 1 घंटे की अगर कोई स्पीकर आके बोल के चला जाएगा, उससे आप ट्रांसफर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकते। बट आसिम भाई ये फरमाइएगा कि पर्टिकुलर डिसिप्लिन आईटी में भी आप कह रहे हैं कि बज़वर्ड यूज़ होता है, व्हाट आर द स्पेसिफिक एरियाज़ के जिसके ऊपर बच्चे काम करें और जिसकी दुनिया में डिमांड है? कुछ लोग जीएफएक्स की बात करते हैं, कुछ लोग डेवलपमेंट की, कुछ एसएएस की बात करते हैं, बट इज देयर समथिंग स्पेसिफिक और इसकी गाइडलाइंस की जा रही गवर्नमेंट ने? मैं बहुत सिंपल सी मिसाल, आपने कहा था अभी आप बात कर रहे थे होम कॉटेज की, और ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि मैं ये कहता हूँ बजाय आप टेक्नोलॉजी पार्क्स का कॉन्सेप्ट ही अब दुनिया में ख़त्म होता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि लोगों ने जो जहाँ बैठा हुआ है उसको वो तमाम फैसिलिटीज़ मुहैया मिल जाती जो एक टेक्नोलॉजी पार्क में मिलती है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक कंपनी डिक्लेयर करते हैं तो आप कह दीजिए मुझे इंटरनेट एक स्पेशल प्राइस पे चाहिए, वो स्पेशल प्राइस उसको मिलना चाहिए, उसको टैक्स एग्जेम्प्टेड है तो वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होना चाहिए, और बैंक के साथ डिक्लेयर होगा, तो वो अपने घर से बैठ के भी अगर काम कर रहा है तो उसको कोई बहुत बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक इसकी मतलब इसको फार्मूले को सही तरीके से कर लें तो ज़रूरत नहीं है आपको बिल्डिंग्स बनाने की या टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाने की, और उसमें आप लोगों को एक अलग रिजिम में लगाने के बाद एक जगह जमा करते हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं कि उनको सस्ता रेंट देते हैं, इंटरनेट देते हैं, इसके अलावा उनको अकाउंटेबिलिटी नहीं होती कि आपने क्या बनाया है। कोई इदारा जो हमारा है उसका इदारा मकसद कि होना चाहिए कि आप एक्सपोर्ट करें तो क्या कर रहे हैं। वो शोकेस पाकिस्तान के पास वो इन्वेंट्री है ही नहीं कि उस इन्वेंट्री को हम फिर शोकेस बना के मुख्तलिफ जगहों पे बताएं कि भाई हमारे पास मुल्क में ये इन्वेंट्री मौजूद है। इन्वेंट्री बना दिए कि ये हमने प्रोजेक्ट बनाए
और ये कैपेबिलिटी हमारे पास मौजूद है। आसिम साहब, आप ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी पार्क की बड़ी बड़ी बातें इसलिए होती थी कि जब बैंडविड्थ इशू होती थी, जब बिल्डिंग चाहिए होती थी और उससे जुड़े मिसाइल होते थे, कम्यूटेशन, दिस दैट। अब तो वर्क फ्रॉम होम का टाइम है। Exactly. अगर आप लोगों को घर के ऊपर अच्छा बैंडविड्थ दे दें और सब्सिडाइज्ड बिलिंग दे दें और घर बैठे वाले बच्चे को बता दें कि यार तुम्हें वेबसाइट पे जाके अपने आप को कंपनी कैसे डिक्लेयर करना है, टैक्स नेट में कैसे आना है, पीरियड, आपने घर पे टेक्नोलॉजी पार्क बना दिया। एग्जैक्टली तो ये चीज़ क्यों नहीं हो रही आसिम साहब? ये मैंने कई दफ़ा कई फोरम पे दिया और आपकी तवज्जो से दोबारा मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ। और इसके साथ एक और बात बताऊँ मैं आपको कि हमने एक ज़माने में एक और भी प्रपोजल दिया था गवर्नमेंट को, इंडस टेक्नोलॉजी पार्क हमने सिंध में बनाया था और वो खैर किसी वजह से पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ही नहीं बन सका। हमने एक चीज़ और फरमाइएगा पहले आसिम साहब कि पंजाब का आईटी बोर्ड जो है वो दुनिया में उसका नाम है, वो छाया हुआ है। सिंध का आईटी बोर्ड क्यों नहीं बनता? सिंध का आईटी बोर्ड बना, बहुत मेहनत हुई, हमने बनाया, हमने बल्कि मैंने ही उसको लीड किया और चारों सूबों में हमने आईटी डिपार्टमेंट भी क्रिएट किया, उसके रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ किया। मगर हमारे यहाँ वो जो मैं बड़े माज़रत के साथ कहता हूँ कि हम अपने सिस्टम को ओन नहीं करते। हमारे सूबे में हमारे सूबे के लोग अपनी चीज़ को ओन ही नहीं करते, जिसकी वजह से मुझे जो जाहिर से तो मैं प्राइवेट सेक्टर से हूँ और मैंने अपना टाइम लगाया, मुझे कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं था। मुझे किसी ने गवर्नर मोइन हैदर का नाम लूँगा मैं इस वक्त, कि उन्होंने ज़मीन दी, हमने उस पर मंसूबा बनाया जिसमें हमारे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर आने वाली गवर्नमेंट ने उसको चलने नहीं दिया, उस चीज़ों को ख़त्म कर दिया। अच्छा चले वो ख़त्म हो गया, कोई मसला नहीं। मैं कहता हूँ कि जी अब वक्त और बढ़ गया है। आप जो कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी पार्क बनाना चाहते हैं, तो हम ये कहें कि जो बच्चा, जो इदारा एक्सपोर्ट जोन में आ जाता है, उसके पास जो भी वो इंपोर्ट कर रहा है, कंप्यूटर लेना चाहता है या कोई इक्विपमेंट लेना चाहता है, तो उन कंपनीज़ को हम बोलेंगे जी अगर आप पाकिस्तान में डेवलपमेंट कराएंगे तो टैक्स फ्री होगा। मिसाल तौर पे मेरे पास कोई जापानीज़ फर्म आती है, कहती है कि जी मैं कोई प्रोडक्ट बनाना चाहती हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास लोग हैं, रिसोर्सेज हैं, टैक्स फ्री होगा। आप मेरे पास इस बाउंड्री वॉल के अंदर अगर आप जो एक्सपोर्ट प्रोसेस जोन का हमारा कॉन्सेप्ट है वो आप दे दें, तो आप इन्वेस्टर जो बाहर के लोग हैं खुद पैसे लेके आएंगे, यहाँ डेवलप करवाएंगे और आपके लोगों को डॉलर में तनख्वाह मिलेगी, डॉलर का इन्फ्लक्स पाकिस्तान में आएगा और आपके बच्चों को रोज़गार भी मिलेगी और उनको ये एडवांटेज मिलेगा कि जी टेक्नोलॉजी जो आपने सिखा दी वो वहीं से एक्सपोर्ट करेंगे, अपनी कंट्री में ले जाएंगे, उससे हमें कोई इशू नहीं, मगर आपको जॉब मिल जाएगी, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके पास नॉलेज ऑफ ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिर आप वो बच्चे बाहर निकल के, उस बाउंड्री वॉल से बाहर निकल के बहुत काम कर सकते हैं। दे कैन डू इंडिपेंडेंटली लॉट ऑफ थिंग्स। राइट। फिर मैं अगर आपको एक मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। शुक्रिया सैनी भाई। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ख़ुसूस तौर पे मौजूदा गवर्नमेंट से जो बहुत एक्टिव है, और मगर सिर्फ इशू यह है कि वो फोकस नहीं हो पा रहे, उनको लोग ऐसे नहीं मिल रहे जो सही डायरेक्शन दें। मैंने 3 चीज़ों की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप टेलीकॉम इंडस्ट्री को इंडस्ट्री डिक्लेयर करें, हार्डवेयर एक इंडस्ट्री बनाए जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो, उसके लिए इंडस्ट्री डिक्लेयर करें, कंप्यूटर्स की, मोबाइल फ़ोन के लिए, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री डिक्लेयर करें। उसमें बीपीओ का मॉडल जो है, मिसाल के तौर पर कॉल सेंटर है, वो भी उसके साथ ही मर्ज होगा। तो ये जब इंडस्ट्रीज़ बन जाएंगी, एक ये, और दूसरा ये कॉटेज इंडस्ट्री में जो जहाँ बैठा हुआ है उसको तमाम वो फैसिलिटीज़ आप दे दें। और सानी साहब ने बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि वेब के थ्रू आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं और टैक्स नेट पे आएँ। जब तक आप टैक्स नेट पे नहीं आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका एक्चुअल अमाउंट कितना आ रहा है। दूसरा ये, आप एक्सपोर्ट फ्री जोन बनाएं, आपको टेक्नोलॉजी पार्क की ज़रूरत नहीं है, वो जोन बनाएं जहाँ पे फॉरेनर्स को हम बताएं कि भाई इस जगह पे अगर आप काम करेंगे तो आप पे कोई टैक्स लागू नहीं होगा। आप यहाँ अपने मशीनरी इंपोर्ट करें, अपने इक्विपमेंट इंपोर्ट करें, यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर डेवलप करें, टैक्स फ्री जोन है, वापस तक किस दुनिया में एक्सपोर्ट करना आप करें, मगर हमारे रिसोर्सेज और हमारे पास पैसा जो है दोनों तरफ से आएगा। ये आसिम ज़फ़र साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे आबिद क़य्यूम सलैरी साहब। ही हैपन्स टू बी एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट और वो बहुत ओपनली और कैंडिडली अपनी राय का इजहार करते हैं। आबिद क़य्यूम सलैरी साहब ने इस बात से एग्री नहीं किया कि जो डॉलर है वो लॉन्गर टर्म में वीक हो सकता है या इर्रेलेवेंट हो सकता है। उनका ख्याल था कि डॉलर की वो पोजीशन नहीं रहेगी जो कि मौजूदा दौर में है, बट इन द लॉन्गर रन डॉलर विल कंटिन्यू टू मेंटेन इट्स पोजीशन
in the global currency arena. दूसरी चीज़ जो हमने आज के प्रोग्राम में डिस्कस की, आसिम ज़फ़र साहब ने 2-3 चीज़ें पॉइंट आउट की और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट अगर इस तरफ नज़र इनायत करे तो पाकिस्तान की जो मुआशी चैलेंजेस हैं वो न सिर्फ मीट हो सकते हैं बल्कि पाकिस्तान की मईशत की जो काया है वो भी पलटी जा सकती है। आसिम ज़फ़र साहब ने बताया कि एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो 3 सेगमेंट्स हैं उसकी कानून में डेफिनेशन की गुंजाइश मौजूद है और अगर इसको प्रॉपर्ली डिफ़ाइन कर दिया जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बज़वर्ड को छोड़ के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए और जो तालीम के मसाइल हैं उसकी करिकुलम डेवलपमेंट पर एक सिस्टमेटिक मैनर में काम कर लिया जाए, तो ही वॉज ऑफ द व्यू कि पाकिस्तान लॉन्ग एंड सस्टेन डेवलपमेंट की राहों पर गामजन हो सकता है। दूसरा जो बज़वर्ड था जिसको उन्होंने कंटेस्ट किया, चैलेंज किया, दैट वाज द बज़वर्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क्स। ही सेड के 70s 80s 90s की ये बातें थी कि जब सीमेंटेड आर्किटेक्चर में खूबसूरत इमारतें बनाई जाती थी, पैसे खर्च किए जाते थे, वहाँ पर बैंडविड्थ के नाम पर लोगों को बिठाया जाता था और कहा जाता था कि ये आईटी इनेबल्ड एनवायरनमेंट है और यहाँ पर आकर आप काम करें तो आपको कम नर्खों के ऊपर बैंडविड्थ मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी की कंटिन्यूटी मिलेगी और आपको टैक्स का बेनिफिट होगा। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।